स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और चार्ज को डिफाइन भी किया था कि पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पर कब डेवलप होता है, जब हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं। ग्लास को क्या करते थे, सिल्क के साथ रब करने पर जो इस पर चार्ज आता था वो स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज होता था, और सिल्क पर कैसा चार्ज आता था, नेगेटिव चार्ज। और इसी तरीके से एक और डेफिनेशन थी, अगर हम एम्बर को वूल के साथ रब करते थे तो एम्बर पर कैसा चार्ज आता था, नेगेटिव चार्ज आता था, और वूल पर कैसा आएगा, उससे अपोजिट पॉजिटिव चार्ज आता है। तो स्टूडेंट, जो एक्चुअल थ्योरी है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो रब करने के बाद उन पर क्यों चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो एक्चुअल जो थ्योरी एक्सप्लेन हुई थी बाय इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मटेरियल चार्ज क्यों होते हैं, स्टूडेंट हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो एटम्स है और आप उनको क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो। मान लीजिए ये क्या है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, एटम है, दो अलग अलग तरह के एटम हैं। और अगर मान लीजिए वो न्यूट्रल एटम है तो उसमें होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर इक्वल होते हैं। यानी इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर सेम होंगे, जिसके कारण ये एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इनको रब करते हैं तो इनमें फ्रिक्शन के कारण हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में चला जाता है। मान लीजिए कुछ ऐसे हुआ कि इस एटम का इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर चला गया, तो इसका एटम, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, और जो प्रोटॉन क्या होगा, सेम वही रहेगा। देखो स्टूडेंट, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और प्रोटॉन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रोटॉन स्टूडेंट सेम इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और जब हम दो एटम्स को रब करते हैं तो रब करेंगे तो सिर्फ शेल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए प्रोटॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर सेम होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम रब करेंगे तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम इसी तरीके से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज जाएगी। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और स्टूडेंट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर गया, यानी यहाँ से निकल गया इस एटम में से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, और नेगेटिव क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर लार्ज कह सकते हैं, फिर इंक्रीज होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव यहाँ से चला गया। तो स्टूडेंट जब हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन की संख्या हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये जो एटम होगा ये वाला कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिवली चार्ज। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं स्टूडेंट, जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, डोनेट करता है, वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वही एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, और इस एनर्जी को स्टूडेंट हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो वर्क फंक्शन होता है क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस ऑफ सब्सटेंस, या फिर फ्रॉम इट्स एटम भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। यानी उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होगी
उस एनर्जी को हम कहते हैं स्टूडेंट वर्क फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने दो अलग अलग मटेरियल्स को क्या किया, रब किया। दो अलग अलग मटेरियल को जब हम रब करते हैं तो जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कोई भी मटेरियल पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर जब हमने ग्लास और सिल्क को रब किया था तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आया था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्लास का वर्क फंक्शन सिल्क के साथ होता है, सिल्क से कम होता है। ग्लास का वर्क फंक्शन सिल्क के साथ, सिल्क से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि जब तभी हमारा इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकलकर कहाँ पर गया था स्टूडेंट, सिल्क की तरफ गया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग मटेरियल को अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के साथ रब करते हैं तो उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल में जो मटेरियल्स जो हमने ये सीरीज बनाई हुई है, जो ये सीरीज है वो इस तरीके से है, जो सीरीज में पहले जो मटेरियल्स हैं उनको बाद वाले मटेरियल के साथ अगर रब करते हैं तो उन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और बाद में हमारे पास जो मटेरियल्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं द डिफरेंट सब्सटेंस कैन बी अरेंज इन ए सीरीज सच ए वे दैट इफ एनी टू ऑफ देम रब टुगेदर देन the one occurring earlier in the series acquire positive charge while the other occurring later acquires negative charge। यानी हम किन्हीं मटेरियल्स को अगर रब करते हैं तो जो सीरीज में पहले मटेरियल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाद में जो मटेरियल उस पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर फर को फ्लैनेल के साथ रब करते हैं तो फर पर कैसा चार्ज आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव, और फ्लैनेल पे कैसा आएगा, नेगेटिव। और फर को सीलिंग वैक्स के साथ रब करते हैं तो फर पर पॉजिटिव रहेगा, सीलिंग वैक्स पर नेगेटिव। और स्टूडेंट यहाँ पर फ्लैनेल को सीलिंग वैक्स के साथ रब करते हैं तो फ्लैनेल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सीलिंग वैक्स पर नेगेटिव। यानी यहाँ पर हम इस पर कह सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब इसके साथ रब होगा, नेगेटिव इस पर तब होगा जब इसके साथ रब होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम किसी को भी रब कर सकते हैं किसी के साथ, जैसे कि अगर हम रबर को पेपर के साथ रब करते हैं तो रबर बाद में आ रहा है, पेपर पहले आ रहा है, तो पेपर पे जो स्टूडेंट चार्ज आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रबर पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर मान लीजिए रबर को सल्फर के साथ रब करते हैं तो रबर पर कैसा चार्ज आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव आएगा, और सल्फर पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इन मटेरियल्स को अरेंज किया हुआ है इनको वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंज किया हुआ है, क्योंकि वर्क फंक्शन जिसका कम होगा वो जल्दी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है और पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फ़र्क क्या है, किसी के साथ भी अगर रब करते हैं इस टेबल में तो फर पर कैसा चार्ज आता है स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये हुआ कि फर का जो वर्क फंक्शन होगा सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा फ्लैनेल का होगा, फिर से सीलिंग वैक्स का होगा, उससे ज़्यादा ग्लास का होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर देखो जो हमने डेफिनेशन में देखा था, जो ग्लास है अगर इसको सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास पे कैसा चार्ज आता है स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन देखो इससे कम है। और सिल्क पर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और स्टूडेंट सिल्क पर पॉजिटिव भी आ सकता है जब हम इन मटेरियल के साथ क्या करें, रब करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, जो कि हमने डेफिनेशन में ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहा था, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज स्पेशल इस कंडीशन पर कहा था जब हम उसको सिल्क के साथ रब करते हैं तब ही क्या आएगा उस पर, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन ग्लास रब्ड विद सिल्क। अगर आप ग्लास को फर के साथ, फ्लैनेल के साथ और सीलिंग वैक्स के साथ अगर आप क्या करते हो, रब करते हो, तो स्टूडेंट ग्लास पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आए, ग्लास पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल जिसके साथ वो रब किया जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक और टर्म को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब हम
किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मटेरियल को रब करते हैं और उसको चार्ज करते हैं तो वहाँ पर चार्ज के ट्रांसफ़र होने के साथ साथ उसका मास भी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। देखो जब हमने इसको रब किया तो एक्चुअली में स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक मटेरियल से निकल के दूसरे मटेरियल की तरफ चला गया, यानी एक्चुअल में चार्ज तो क्या हुआ स्टूडेंट, वहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, जब हम दो मटेरियल्स को रब करते हैं और वो अगर चार्ज हो जाते हैं तो स्टूडेंट उनके मास में भी क्या हो जाता है, स्लाइटली डिफरेंस आता है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वैसे तो ये मास बहुत कम है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी अगर हम इसको समझे तो जब चार्ज पार्टिकल क्या होता है इस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ ट्रांसफ़र होगा तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मूव करता है तो इतना चार्ज क्या हो जाएगा, वहाँ इतना मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मान लीजिए इस मटेरियल में से, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो जिस एटम पर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस पर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मास भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मास भी क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। और इसी तरीके से स्टूडेंट हम ये भी देख सकते हैं, अगर जो एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, या फिर कह सकते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो एटम क्या कर रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो स्टूडेंट उसका मास भी क्या होगा, गेन होगा, और हम कह सकते हैं उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।